canals. In this lecture, we are going to study about sediment transport mechanics. The basic assumption is soil is incoherent. So, first, what is incoherent? It means it is a soil composed of loose, granular, graded material which can be scoured with the same ease with which it was deposited, यानी जितनी आसानी से वह जमा हुआ था उतनी ही आसानी से वह स्कावर भी हो सकता है, हट भी सकता है. ठीक है, तो अगर ग्रेनुलर है, लूज ग्रेनुलर ग्रेडेड मटेरियल है और इनकोहेरेंट एलुवियम है, तो इसका एक और मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के बीच कोई कोहेसिव फोर्स नहीं है. पार्टिकल्स के बीच कोई कोहेसिव फोर्स नहीं है और इससे हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि हम ईच ग्रेन, जो ईच इंडिविजुअल ग्रेन है सॉइल का, उसको हम स्टडी कर सकते हैं. ओके, तो द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द phenomenon of sediment transport is the drag force exerted by water or fluid in the direction of flow or the channel bed. The movement of the bed grains is caused by this force, this drag force exerted on the grains by the flowing water. This force, which is a pull of water on the wetted area in the direction of flow, is known as drag force or shear force or tractive force. यानी पानी के द्वारा बहाव की दिशा में जो बल लगता है, बहाव की दिशा में जो बल लगता है वो क्या होता है? हमारा ड्रैग फोर्स या shear फोर्स या ट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चैनल रीच कंसिडर करते हैं. उसे हम ड्रॉ कर लें. ओके, एल लेंथ का चैनल रीच है जो कि थीटा स्लोप के साथ, जिसमें फ्लो थीटा स्लोप के साथ हो रहा है. सेक्शन 11 और 22 है. ठीक है, इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं ये एक नॉर्मल है चैनल बेड पे और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में जो फ्लो के कारण फोर्सेस हैं वो ये हैं. नाउ एल लेंथ है, ए इस चैनल रीच का क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन दिस चैनल रीच, कितना वॉल्यूम होगा? ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एल लेंथ है, तो वॉल्यूम कितना वाटर का होगा इसमें? ए इंटू एल. वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? ए इंटू एल इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी गामा डब्ल्यू ए एल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, इस वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? गामा ए एल साइन थीटा. ठीक है, जैसा कि हमने पहले कहा कि बेड क्या है? थीटा स्लोप के साथ फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो हम उसे साइन थीटा को एस से डिनोट कर देते हैं. एस क्या है? बेड स्लोप ऑफ द चैनल. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया? गामा डब्ल्यू ए एल एस. ये क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर. ठीक है, इज द ट्रैक्टिव फोर्स. ओके, ये हमारा गामा डब्ल्यू ए एल एस क्या है? ट्रैक्टिव फोर्स है. ठीक, अब हम आगे देखते हैं. एवरेज ट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट वेटेड एरिया, ये कितना होगा? ये क्या होगा? यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स. एवरेज ट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट ऑफ वेटेड एरिया.
ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स। ये कितना होगा, तो जितना ट्रैक्टिव फोर्स है डिवाइडेड बाय वेटेड एरिया। तो ट्रैक्टिव फोर्स हमारा कितना है, गामा डब्ल्यू ए एल एस डिवाइडेड बाय वेटेड एरिया। अब वेटेड एरिया क्या होता है, वेटेड एरिया हमारा वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ ऑफ चैनल रिच। तो ये हमारा हो गया गामा डब्ल्यू ए एल एस डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ। ठीक है, यानी वेटेड पेरीमीटर को हमने पी से डिनोट कर दिया, लेंथ हमारा एल है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में एल और एल कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, ए बाई पी, इस एक्सप्रेशन को हम लोग मॉडिफाई करके लिखते हैं गामा डब्ल्यू इंटू ए बाई पी इंटू एस। ए बाई पी हमारा क्या होता है, ए बाई पी इक्वल टू आर विच इज नोन एज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ चैनल। सो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, गामा डब्ल्यू आर एस। ठीक है, तो हेंस एवरेज यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स, जिसको कि हम लोग बाउंड्री शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, वो कितना हो गया, टॉ नॉट इक्वल टू गामा डब्ल्यू आर एस। ठीक है, तो अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स, तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स इज फाउंड टू बी नॉन यूनिफॉर्म अलोंग द वेटेड पेरीमीटर। ये हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वेटेड पेरीमीटर के अलोंग नॉन यूनिफॉर्म है एक्सेप्ट व्हेन ए चैनल इज ए वाइड चैनल। ऐसा कब नहीं होता है, जबकि चैनल क्या हो, कोई वाइड चैनल हो। अदरवाइज नैरो चैनल्स में क्या होता है, एवरेज यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसा कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन से देख सकते हैं साइड्स पे। ठीक है, मैक्सिमम 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल फ्लो, जहाँ फ्लो के डेप्थ को अगर हम डेप्थ के अकॉर्डिंग ये चेंज होते जाता है साइड्स में। ठीक है, और जो हमारा बेड है, बेड के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा डब्ल्यू आर एस। हाँ, तो साइड्स में डिफरेंट होता है और बेड पे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रेशोल्ड मोशन और इंसेपिएंट मोशन ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो इसको हम देखें अगर, तो जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसी चैनल में लो होता है तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट। हाँ, एंड द चैनल बिहेव्स लाइक ए रिजिड बाउंड्री चैनल। मतलब अगर हमारा वेलोसिटी लो है तो कोई भी सेडिमेंट का फ्लो नहीं होता है, सारे सेडिमेंट अपनी जगह पे ही रहते हैं, और जो चैनल है वो किसी स्टेबल रिजिड बाउंड्री, यानी ऐसा चैनल जो कि बिल्कुल फिक्स हो, जिसके बाउंड्रीज बिल्कुल फिक्स हो, उस प्रकार के चैनल की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज करता है स्टेडीली, तो क्या होता है कि शियर फोर्स, जो ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है फ्लोइंग वाटर द्वारा बेड पार्टिकल्स पे, वो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज हुआ तो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब जो ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है बेड पार्टिकल्स पे, उसके कारण कुछ बेड पार्टिकल्स बस छोटा सा मूवमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, वो अपनी जगह से हिलना शुरू करेंगे, जस्ट स्टार्ट मूविंग। ठीक, तो वो जो कंडीशन होता है जब बेड पार्टिकल्स जस्ट स्टार्ट मूविंग करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इंसेपिएंट मोशन कंडीशन, या क्रिटिकल कंडीशन, या थ्रेशोल्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके इस्तेमाल से हम कोई नॉन स्काउरिंग स्टेबल चैनल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्लियर वाटर फ्लो करा रहे हैं। क्लियर वाटर
कहने का मतलब है सेडिमेंट बहुत कम है, ठीक है। ऐसे चैनल्स को डिजाइन करने के लिए हमें क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इंसिपिएंट मोशन कंडीशन जो था, ठीक है, सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट डाटा को क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स अप्रोच यूज करके एनालाइज किया था सील्ड ने, ठीक। सबसे पहले सील्ड ने एनालाइज किया था ताकि स्टेबल एलुवियम्स में स्टेबल चैनल के डिजाइन में मदद की जा सके, ठीक। तो उस डिजाइन में क्या बेसिकली ये जो सील्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें बेसिकली एज्यूम क्या किया जाता है कि द एंट्री ऑफ क्लीन एंड क्लियर वाटर इन द चैनल, पहला एक एजम्पशन ये होता है, ठीक, कि एक एजम्पशन कहो या इसी को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहो कि चैनल में जो है वो केवल क्लीन और क्लियर वाटर एंटर होगा, ठीक है। जो कि डिजाइन किस लिए किया जाता है, नॉन स्काउरिंग हाईएस्ट पॉसिबल वेलोसिटी एट पीक फ्लो के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर हम लोग